नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया, एक दुकानदार ने कुल आम के 40% हिस्से को इसके लागत मूल्य के 4/5 पर बेचा, 36% को इसके लागत मूल्य के आधे पर और शेष को लागत मूल्य पर बेचा। पूरे लेन देन पर हानि प्रतिशत क्या होगा? हमें क्या निकालना है? पूरे लेन देन पर हानि प्रतिशत निकालना है। तो देखिए हमें आम का यहाँ कुल संख्या मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि जो टोटल आम का संख्या है वो 100 है। हमने मान लिया कि जो टोटल आम का संख्या है वो 100 है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 40% हिस्से को लागत मूल्य के 4/5 पर बेच रहे हैं। तो देखिए हम प्रत्येक आम का लागत मूल्य कुछ मान लेते हैं, जिसका अगर हम 4/5 निकाले तो हमारा पॉइंट पे ना आए। तो देखिए हम क्या लागत मूल्य मान सकते हैं? प्रत्येक आम का हम सीपी मान सकते हैं। प्रत्येक आम का सीपी मान सकते हैं 5 रुपया। तो देखिए उसका कुल लागत क्या हो जाएगा? कुल लागत क्या हो जाएगा? कुल लागत हो जाएगा 500 रुपया। कुल लागत क्या हो जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुल आम के 40% हिस्से को, यानी हम यहां से एसपी निकाल सकते हैं। हम यहां से एसपी निकालेंगे तो हमें क्वेश्चन में दिया कि कुल आम के 40% हिस्से को उसके लागत मूल्य के 4/5 पे बेच रहा है। यानी कुल आम का संख्या हमने क्या मान के रखा है? 100। तो 100 का 40% निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा? 40। यानी 40 आम को उसके लागत मूल्य के 4/5 पे, यानी इस 5 का 4/5 निकालेंगे, क्या निकल के आ जाएगा? 4। यानी 40 आम को 4 रुपये प्रति आम के दर से बेच रहा है। उसके बाद हमें आगे दिया हुआ है कि 36% को इसके लागत मूल्य के आधे पे बेच रहा है। तो 100 का 36% क्या हो जाएगा? 36। यानी 36 आम को इसके लागत मूल्य के आधे पे, यानी लागत मूल्य प्रत्येक आम क्या है? 5 रुपया। तो इसका आधा क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि शेष आम को, यानी शेष आम कितना बच गया? टोटल आम 100 है, जिसमें से 40 और 36 निकल गया, यानी 40 और 36 क्या हो जाएगा? 76। यानी शेष आम क्या बच गया? 24। 24 आम को हमें क्वेश्चन में दिया कि शेष आम को उसके लागत मूल्य पे बेच रहा है। शेष आम को उसके लागत मूल्य पे बेच रहा है। तो देखिए यहां से हमारा टोटल जो है एचपी निकल के आ जाएगा। हम यहां गुना कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा? 160। 36 में 2.5 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 36 गुना 72, और 36 के आधा क्या हो जाएगा? 18। 72 और 18 क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। प्लस 24 बचे क्या हो जाएगा? 120। हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 200, एक 300, 370 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 370। अब देखिए टोटल जो एसपी निकल के आ गया 370 रुपया, और टोटल सीपी क्या है? 500 रुपया। यानी यहां जो है लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है? लॉस परसेंट हमें निकालना है। लॉस कितने का हो रहा है? हम इसमें से माइनस करेंगे 500 में से 370, ये हमारा क्या हो जाएगा? 130। यानी 130 रुपये का हानि हो रहा है। कितने पे? 500 पे गुने 100 करेंगे तो हमारा जो है लॉस परसेंट निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 से 130 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा? 26 बार में। यानी यहां से हमारे क्या निकल के आएगा? 26%। कितने का हानि हो जाएगा? 26% का हानि हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 10% की कमी तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होने पर नगर की जनसंख्या में कुल 600 की वृद्धि होती है, तो नगर में पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? पुरुषों की संख्या निकालना है। अब देखिए अगर हमें यह पता चल जाए कि नगर में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का रेशियो क्या है, रेशियो अगर हमें पता चल जाए तो नगर की हमें टोटल जनसंख्या दिया हुआ है, तो हम वहां पुरुष की संख्या बता पाएंगे। तो देखिए हम रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पुरुष की संख्या में 10% की कमी हुई, महिला की संख्या में 5% की वृद्धि हुई, और नगर की जो जनसंख्या है वो 600 से बढ़ गई। तो हम यहां से अगर ये निकाल लें कि नगर की जो जनसंख्या है वो कितना प्रतिशत से बढ़ गई, तो हम यहां एलिगेशन लगाएंगे, तो जो हमारे नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा? संख्या का रेशियो निकल के आएगा। तो हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि नगर की जो जनसंख्या है वो कितना प्रतिशत से बढ़ गई। नगर की जनसंख्या 600 से बढ़ जा रही है, और नगर की जनसंख्या थी कितनी? 15,000। नगर की जनसंख्या कितनी थी? 15,000 इंटू 100 करेंगे तो हमारा वृद्धि परसेंट निकल के आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 15 से 60 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा? 4 बार में। यानी यहां से जनसंख्या का वृद्धि परसेंट क्या निकल के आ गया? 4% निकल के आ गया। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। पुरुष की जनसंख्या में जो है 10% की कमी हो रही है। पुरुष की संख्या में 10% की कमी हो रही है, और
महिला की संख्या में जो है, महिला की संख्या में 5% की वृद्धि हो रही है, महिला की संख्या में 5% की वृद्धि हो रही है, और पूरे जो है नगर की जनसंख्या 4% से बढ़ रही है, पूरे नगर की जनसंख्या जो है वो 4% से बढ़ रही है। तो हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो नीचे हमारा क्या निकल के आएगा, संख्या का रेशियो निकल के आएगा। अब देखिए एलिगेशन में हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, यानी हम यहाँ 5 में से 4 को माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा क्या है, माइनस का 10 है और ये प्लस का 4 है, यानी माइनस के 10 से हमारा प्लस का 4 बड़ा है, यानी प्लस के 4 में से हम माइनस करेंगे माइनस का 10, यानी माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 10 और 4 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखिए रेशियो हमारा क्या निकल के आ गया, 1:14 निकल के आ गया, यानी अगर नगर में पुरुष का संख्या अगर 1 यूनिट होगा तो महिला की संख्या क्या होगा, 14 यूनिट होगा, यानी टोटल जो है यहां से संख्या क्या हो गया, 15 यूनिट, टोटल संख्या क्या हो गया, 15 यूनिट हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल संख्या क्या दिया हुआ है, टोटल संख्या दिया हुआ है 15,000, यानी 15 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 15,000 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा था, पुरुष की संख्या, यानी पुरुष की संख्या क्या है, 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 1000। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1000 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है ए की क्षमता 20 से 20% अधिक है, यदि वे साथ मिलकर कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं तो अकेले अकेले कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। हमें क्या निकालना है कि उस काम को ए अकेले कितना दिन में करेगा और उस काम को बी अकेले कितना दिन में करेगा, हमें जो है दोनों का समय निकालना है। तो देखिए हम यहाँ से दोनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया कि ए की क्षमता 20 से 20% अधिक है, तो हम सबसे पहले इस 20% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे तो हमें क्वेश्चन में दिया कि ए की क्षमता बी से 20% अधिक है। तो देखिए अगर बी की क्षमता जो है 5 यूनिट होगी तो 5 पे 1 ज्यादा, ए की क्षमता कितना हो जाएगी, 6 यूनिट। अब देखिए दोनों के इफिशियंसी का रेशियो हमें पता चल गया, दोनों के इफिशियंसी का रेशियो पता चल गया, और हमें क्वेश्चन में दिया कि दोनों साथ में मिलकर उस काम को 30 दिन में करें। तो देखिए ए एक दिन में अगर 6 यूनिट काम कर रहा होगा तो बी एक दिन में कितना कर रहा होगा, 5 यूनिट, यानी दोनों मिलके ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 6 + 5 यानी 11 यूनिट काम कर रहे होंगे, और दोनों मिलके काम को जो है 30 दिन में कर रहे हैं। तो हम यहां से कुल काम निकाल सकते हैं, कुल काम हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों के इफिशियंसी में अगर हम समय से गुणा कर देंगे, समय हमारा क्या है 30 दिन, तो हमारा कुल काम निकल के आ जाएगा, कुल काम हमारा क्या हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा 330 यूनिट, कुल काम क्या हो जाएगा 330 यूनिट। अब देखिए इस 330 यूनिट काम को जब ए करेगा, इस 330 यूनिट काम को जब ए करेगा तो ए का इफिशियंसी क्या है, 6 यूनिट, यानी 6 यूनिट इफिशियंसी के साथ जब ए करेगा तो कितना समय लग जाएगा, हम इसमें 6 से भाग देंगे तो ये 6 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में, हाथ में 3 30 हो जाएगा, फिर 5 बार में, यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 55 दिन, यानी ए अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता है, 55 दिन में कर सकता है। अब देखिए बी जब इसी काम को करेगा, बी जब इसी काम को यानी 330 यूनिट काम को जब बी करेगा तो बी का इफिशियंसी क्या है, 5 यूनिट, बी का इफिशियंसी क्या है 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट इफिशियंसी के साथ 330 यूनिट काम करेगा तो कितना समय लग जाएगा, हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो 5 से 6 बार में, हाथ में 3 30, 6 बार में, यानी क्या निकल के आ जाएगा 66 दिन, यानी ए अकेले उस काम को 55 दिन में कर सकता है और बी अकेले उस काम को 66 दिन में कर सकता है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया नल ए किसी टंकी का 2/3 हिस्सा 16 घंटा में भर सकता है, जबकि नल बी उसी टंकी के भरे हुए 2/3 हिस्से को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में टंकी का 3/5 हिस्सा भरेगा या खाली हो जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि नल ए टंकी को अकेले कितना घंटा में पूरा भर सकता है। हमें क्वेश्चन में दिया कि नल ए किसी टंकी का 2/3 हिस्सा 16 घंटा में भर सकता है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया है कि नल ए टंकी के 2/3 हिस्से को 16 घंटा में भर सकता है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि अगर पूरी टंकी को अगर नल ए अकेले भरेगा तो कितना समय लगेगा, हम इस 3 से क्रॉस गुना करेंगे, 2 से भाग देंगे, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, हम अगर 3 से क्रॉस गुना करेंगे और 2 से भाग देंगे तो 16 8 बार में जाएगा, 8 में 3 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा 24 घंटा, यानी नल ए जो है उस टंकी को अकेले 24 घंटा में भर सकता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि नल बी जो है भरे हुए टंकी के 2/3 हिस्से को 20 घंटा में खाली कर सकता है।
3 हिस्से को 20 घंटा में खाली कर सकता है। तो हम यहां से निकाल लेते हैं कि अगर नल बी अकेले पूरे टंकी को अगर खाली करेगा तो कितना समय लगेगा। यानी 2/3 हिस्से को 20 घंटा में खाली कर रहे हैं, यानी पूरे एक टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। हम 3 से क्रॉस गुना करेंगे, 2 से भाग देंगे, यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 30 घंटा। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस 24 और 30 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 24 और 30 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 24 और 30 का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 120। अब देखिए हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 120 यूनिट, टंकी की धारिता मान लेते हैं 120 यूनिट, टंकी की धारिता क्या मान लेते हैं 120 यूनिट। अब देखिए 120 यूनिट पानी जब ए अकेले भर रहा है, ए जो है भरने का काम कर रहा है, ए अकेले भर रहा है तो 24 घंटा का समय ले रहा है। और जब 120 यूनिट पानी बी अकेले खाली कर रहा है, देखिए हमने यहाँ माइनस का सिंबल क्यों लगाया, क्योंकि ये खाली करने का काम यानी निगेटिव काम कर रहा है, तो हमने इसके सामने निगेटिव का सिंबल लगाया। तो कितना समय ले रहा है, 30 घंटा का समय ले रहा है। तो हम यहाँ से दोनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ए जो है 24 घंटा में 120 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा, 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भर रहा होगा। बी जो है 30 घंटा में 120 यूनिट पानी खाली कर रहा है, तो 1 घंटा में कितना खाली कर रहा होगा, 4 यूनिट पानी खाली कर रहा होगा। अब देखिए अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को यानी ए माइनस बी को अगर एक साथ खोल दिया जाए, ए माइनस बी को अगर एक साथ खोल दिया जाए, तो ए जो है 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भरेगा और बी उसमें से 4 यूनिट पानी खाली कर देगा। यानी 1 घंटा में कितना पानी भर पाएगा, 5 माइनस का 4, यानी 1 यूनिट पानी भर पाएगा टंकी के अंदर। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी के 3/5 हिस्से को भरने या खाली होने में, दोनों को एक साथ खोलने पे क्या हो रहा है, टंकी में पानी भरा जा रहा है, कुछ ना कुछ भरा जा रहा है। यानी क्या होगा, अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो टंकी में क्या होगा, पानी भरा जाएगा। तो हमसे पूछ रहे हैं कि 3/5 हिस्से भाग को भरने में कितना समय लगेगा। यानी हम इस 120 का क्या निकालेंगे, 3/5 निकालेंगे। 120 का 3/5 क्या हो जाएगा, ये 5 से 24 बार में जाएगा, 24 में 3 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा 72। यानी 72 यूनिट पानी भरने में ए माइनस बी को कितना समय लग जाएगा, 72 यूनिट पानी भरना है और दोनों मिलके 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भर रहे हैं, यानी कितना समय लग जाएगा, 72 घंटा का समय लग जाएगा। कितना समय लग जाएगा, 72 घंटा का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया साधारण ब्याज की निश्चित दर से निश्चित राशि 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में वही राशि उसी ब्याज की दर से 11 गुनी हो जाएगी। तो देखिए हम यहाँ राशि को कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि 100 रुपए की राशि है, हमने मान लिया कि 100 रुपए की राशि है। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निश्चित दर से 12 वर्ष में, निश्चित दर से 12 वर्ष में कितना हो जा रही है, 4 गुनी। यानी 100 रुपया जब 4 गुनी हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगी, 400 रुपया हो जाएगी। तो हमसे पूछ रहे हैं कि वही राशि यानी 100 रुपया ही कितने वर्ष में, कितने वर्ष में उसी ब्याज दर से 11 गुनी हो जाएगी। तो 100 रुपया जब 11 गुनी होगी तो ये कितने हो जाएगी, 1100 रुपया हो जाएगी। यानी यहाँ ब्याज कितने का मिल जाएगा, 1000 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। यहाँ ब्याज कितने का मिल जाएगा, 1000 रुपये का। और यहाँ ब्याज कितने का मिल रहा है, 300 रुपये का ब्याज मिल रहा है। यहाँ ब्याज कितने का मिल रहा है, 300 रुपये का ब्याज मिल रहा है। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है, साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है। साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक साल ब्याज हमें क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल जितना ब्याज मिला है दूसरे साल भी उतना ही ब्याज मिलेगा। तो देखिए यहाँ जो है 12 वर्ष में 300 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1000 रुपये का ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा। देखिए 300 रुपये का जो ब्याज है, 300 रुपये का जो ब्याज है वो कितने में मिल रहा है, 12 वर्ष में मिल रहा है। 300 रुपये का ब्याज जो है 12 वर्ष में मिल रहा है। तो हम निकाल सकते हैं कि 1000 रुपये का ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा। इस 12 में हम 300 से भाग देंगे और 1000 से गुना करेंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा, 3 से 12 जो है 4 बार में जाएगा, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 40 वर्ष। हमारा समय क्या निकल के आएगा, 40 वर्ष। यानी वही राशि उसी ब्याज की दर से 40 वर्ष में क्या हो जाएगी, 11 गुना हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया मोहित ने 6800 रुपया को एक ऋण के रूप में लिया जो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 समान वार्षिक किस्त में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12 से 1/2% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या है। हमें क्या निकालना, प्रत्येक किस्त का मूल्य निकालना है। अब देखिए मोहित जो है 6800 रुपया उधार लेके आ रहा है और 2 समान वार्षिक किस्त में चुका रहा है। और यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या दिया, 12.5%। तो देखिए कुछ ना कुछ प्रिंसिपल के साथ वो ब्याज भी वापस कर रहा होगा, 2 समान किस्त में भी वापस करेगा तो कुछ ना कुछ प्रिंसिपल के साथ ब्याज भी वापस करेगा। तो देखिए हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि अगर मोहित जो है 6800 रुपया जो उधार लेके आया था वो किस्त में ना देके अगर 2 वर्ष बाद एक ही साथ अगर वापस करता
तो उसे कितना रुपया वापस करना पड़ता, यानी 6800 रुपये के साथ 2 वर्ष का उसे ब्याज भी वापस करना पड़ता। 2 वर्ष यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज के दर से हम ब्याज निकाल लेंगे, क्योंकि ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट हो रहा है, तो 6800 रुपये के साथ साथ उसे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी वापस करना पड़ता। तो देखिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इस रेट परसेंट को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। हमारा रेट परसेंट क्या दिया है 12.5%, तो 12.5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1/8। अब देखिए 1/8 की दर से हम 2 वर्ष का यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो पहले वर्ष हमें ब्याज कितना मिल जाएगा 6800 का 1/8, तो 6800 का 1/8 निकालेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 8 से कितने बार में जाएगा 8 बार में, हाथ में 4 40, 5 बार में 0, यानी 850 रुपया। दूसरे वर्ष भी हमें प्रिंसिपल पे 850 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट हो रहा है, तो पहले वर्ष तो हमें केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष हमें प्रिंसिपल पे मिलेगा, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो पहले वर्ष ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा, यानी इस 850 का भी 1/8 हमें क्या मिलेगा ब्याज। तो देखिए इसे 8 से अगर हम काटेंगे तो 8 से एक बार में जाएगा 0, 50 जो है 8 छक 48, हाथ में क्या आ गया 2 पॉइंट लगेंगे 0, 20 हो गया, 2 बार में जाएगा 5 बार में। अब देखिए यहाँ से टोटल CI क्या हो गया, यहाँ से टोटल CI हो गया, हम इसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1700, एक 1806.25, ये क्या हो जाएगा 1806.25। अब देखिए ब्याज क्या निकल के आ गया 1806.25। अगर 2 वर्ष बाद एक ही बार वापस करता तो उसे कितना अमाउंट देना पड़ता, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 6800 रुपया, प्लस का ब्याज कितना हो जाएगा 1806.25, हम इसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा 6 0, 16 के 6, हाथ में 1, 6 1 7 1 8, यानी 8606.25 रुपया उसे एक ही बार अगर वापस करता 2 वर्ष बाद तो उसे वापस करना पड़ता। लेकिन वह जो है 2 समान वार्षिक किस्त में वापस कर रहा है, 2 समान वार्षिक किस्त में वापस कर रहा है। तो देखिए हम यहाँ वार्षिक किस्त कुछ मान लेते हैं। देखिए हम वार्षिक किस्त क्या माने, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 1/8, तो देखिए हम यहाँ जो है समान किस्त जो है 800 यूनिट मान लेते हैं, समान किस्त जो है 800 यूनिट मान लेते हैं। अब देखिए 2 वार्षिक किस्त में दे रहा है तो 800 यूनिट और दूसरे वर्ष के अंत में भी 800 यूनिट उसे देना पड़ रहा है। अगर देखिए ये वार्षिक किस्त में ना देके अगर एक ही बार देता तो उसे कितना देना पड़ता, उसे जो है 800 के साथ ये जो है पहले वर्ष के अंत में दे रहा है, ये दूसरे वर्ष के अंत में दे रहा है, ये पहले वर्ष के अंत में ना देके अगर ये भी दूसरे वर्ष के अंत में देता तो इस पे 1 वर्ष का ब्याज देना पड़ता, यानी 1/8 के दर से उसे 1 वर्ष का ब्याज देना पड़ता। तो इस 800 का 1/8 निकालेंगे कितना हो जाएगा 100, यानी 900 रुपया उसे 900 यूनिट जो है उसे वापस करना पड़ता। तो देखिए अगर 2 वर्ष बाद अगर वापस करता तो उसे टोटल कितना वापस करना पड़ता, 1700 यूनिट वापस करना पड़ता। और यहां से हमारा क्या निकल के आया कि 2 वर्ष बाद अगर वापस कर रहा है तो 8606.25 रुपया वापस कर रहा है, यानी 1700 यूनिट का वैल्यू क्या है, 1700 यूनिट का वैल्यू क्या है 8606.25, ये जो है 1700 यूनिट का वैल्यू है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमें क्या चाहिए, वार्षिक किस्त का मूल्य। वार्षिक किस्त क्या है 800 यूनिट, यानी हम यहाँ से 800 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से जो हमारा निकल के आएगा वार्षिक किस्त का मूल्य निकल के आएगा। अब देखिए हम यहाँ से ये 2 जीरो से पॉइंट हटा सकते हैं, हम इसे 25 से काट लेते हैं। तो देखिए ये 25 से कितने बार में जाएगा, हम इसे अगर 25 से काटेंगे तो ये 25 से 3 बार में 75, हाथ में क्या आ जाएगा 11 यानी 110, 25 से 4 बार में जाएगा, हाथ में क्या आ जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 106, 25 से 4 बार में जाएगा, हाथ में 6 62, 25 से 2 बार में जाएगा, हाथ में क्या आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 125, 25 से 5 बार में जाएगा। और इसे जब हम 25 से काटेंगे तो ये 25 से कितने बार में जाएगा, हम इसे 25 से काटेंगे तो 25 छक्का 150, हाथ में 20, ये कितना हो जाएगा 200, यानी 25 से 8 बार में जाएगा। अब देखिए हम इसे 17 से काट सकते हैं, ये 17 से 4 बार में जाएगा, ये 17 से 4 बार में जाएगा। ये अगर हम 17 से काटेंगे, हम ये 17 से अगर काटेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं 17 से 2 बार में जाएगा, 17 से 2 बार में 17 दूना 34, उसके बाद 4 17 से नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, उसके बाद हो जाएगा 42 जो है 17 से 2 बार में जाएगा, 17 दूना 34, यानी हाथ में 8 आ जाएगा, 85 17 से कितने बार में जाएगा 5 बार में। और देखिए हम इस 4 से इस 8 को काट सकते हैं, ये 8 जो है 4 से 2 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ से हो गया 20 125 गुने 2, हम 2 से इसमें गुना करेंगे
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4050, ये हमारा क्या हो जाएगा 4050 रुपये। यानी प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या निकल के आ गया, प्रत्येक किस्त का मूल्य निकल के आ गया 4050 रुपया। प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या निकल के आ गया 4050 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 4050 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 6 सेकंड में पार करती है तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 6 सेकंड में पार करती है तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। तो देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, तो उस केस में रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर दूरी चलती है। और जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी पुल को पार करती है या किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है, तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस की जिसे पार करती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। अब देखिए एक बार खंबा को पार कर रही है तो जब खंबा को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। यानी रेलगाड़ी जो है 150 मीटर की दूरी, 150 मीटर की दूरी कितना समय में चल रही है, 6 सेकंड में चल रही है। एक बार खंबा को पार कर रही है तो 6 सेकंड का समय ले रही है, तो खंबा को जब पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। और देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो कितना समय लगेगा। तो जब प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस की प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। यानी टोटल दूरी क्या हो जाएगा 150 प्लस का 200, ये क्या हो जाएगा 350 हो जाएगा। 350 मीटर अगर दूरी चलेगी तो कितना समय लगेगा हम यहां से निकाल सकते हैं। 150 मीटर दूरी चलने में 6 सेकंड का समय लग रहा है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि 350 मीटर दूरी चलने में कितना समय लगेगा। इस 6 में हम 150 से भाग देंगे और 350 से हम गुना करेंगे तो यहां से हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे 50 से काटेंगे तो ये 50 से 7 बार में जाएगा, ये 50 से 3 बार में, ये 3 से 2 बार में जाएगा। हम 2 से 7 में गुना करेंगे, यहां से हमारा क्या निकल के आ गया 14 सेकंड। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 14 सेकंड में रेलगाड़ी जो है उस प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक नाव धारा के अनुकूल कुल 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, किंतु समान दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में इसे 12 घंटे लगते हैं। नाव की स्थिर जल में गति क्या है। हमें क्या निकालना, शांत जल में नाव की स्पीड निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बार नाव जो है धारा के अनुकूल जा रही है और एक बार नाव जो है धारा के प्रतिकूल जा रही है। देखिए अनुकूल का मतलब क्या हुआ धारा के साथ, और प्रतिकूल का मतलब क्या हुआ धारा के विपरीत। जब नाव धारा के साथ जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाता है, और जब नाव धारा के विपरीत जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाता है। अब देखिए हम यहां से निकाल सकते हैं कि जब धारा के अनुकूल जा रही है 3 घंटा में 24 किलोमीटर, तो धारा के अनुकूल स्पीड क्या होगा, यानी धारा के जब अनुकूल जाएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाएगा। यानी x प्लस वाई हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है, 3 घंटा का समय लग रहा है। यानी यहाँ से स्पीड क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। और जब धारा के प्रतिकूल जा रही है यानी धारा के विपरीत जब जाएगी तो नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाएगा। तो धारा के प्रतिकूल बराबर दूरी जाने में ही कितना समय लग रहा है, 12 घंटा का समय लग रहा है। 12 घंटा का समय लग रहा है। यानी यहां से स्पीड क्या हो जाएगा, यहां से स्पीड हो जाएगा 2 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमारा क्या निकल के आ गया, x प्लस वाई निकल के आ गया 8 किलोमीटर पर घंटा, और x माइनस वाई हमारा क्या निकल के आ गया 2 किलोमीटर पर घंटा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, शांत जल में नाव की चाल, यानी हमसे x का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो y से y कट जाएगा, 2x किसके बराबर हो जाएगा 10 किलोमीटर पर घंटा के बराबर। यहां से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। x क्या निकल के आ गया 5 किलोमीटर पर घंटा, यानी स्थिर जल में नाव की चाल हमारा क्या निकल के आ गया 5 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक घन की भुजा बताएं जो 16 घनाभों जिसमें प्रत्येक का आयाम क्रमशः 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर बनाया गया है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि 16 घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जा रहा है, और हमसे क्या पूछ रहा है, घन का भुजा पूछ रहा है। तो देखिए 16 घनाभ का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, घन के आयतन के बराबर होगा। देखिए घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यू, और घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो देखिए हम यहां से इसे लिख सकते हैं भुजा क्यू इक्वल टू 16 घनाभ का आयतन। 16 घनाभ का आयतन यानी एक घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब देखिए हम यहां से इसे लिख सकते हैं ए क्यू इक्वल टू 16 को हम क्या लिख सकते हैं
2 के पावर 4, 2 के पावर 4 गुने 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 3, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 के पावर 4, 2 के पावर 2, और यहाँ क्या है 2 के पावर 2, और यहाँ क्या है 2 के पावर 1, तो गुना में पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी यहाँ से हम ऐड करेंगे 4 और 2 6, 6 2 8, 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, यानी 2 के पावर 9 गुने यहाँ क्या हो जाएगा 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 1, ये हो जाएगा 3 के पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए पावर में अगर हम 1/3 से गुना कर देंगे तो यहाँ से हमारा a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 गुने 3 हो जाएगा। यहाँ से हमारा a इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 8 में 3 से गुना कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। यानी घन की भुजा क्या निकल के आ गया, 24 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 17 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा बनाए रनों का औसत 34 है। 5 रन से अपनी औसत बढ़ाने के लिए अपनी अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 17 पारी का औसत रन क्या है, 17 पारी का औसत रन 34 है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगली एक पारी में उसे कितना रन बनाना चाहिए ताकि 18 पारी का औसत जो है 34 से 5 बढ़ जाए, यानी कितना हो जाए 39 हो जाए। तो देखिए यहां जो है उसे 39 रन तो बनाना ही पड़ेगा, प्लस का उसे क्या बनाना पड़ेगा, ये जो 17 पारी है उसका हमें औसत रन क्या दिया 34, ये 34 बढ़ के क्या हो जा रहा है 39, यानी प्रत्येक में 5 का वृद्धि हो रहा है, और यहाँ पारी कितना है 17, यानी 17 गुने 5 उसे एक्स्ट्रा रन बनाना पड़ेगा। यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 39 प्लस का 85, 39 में 85 ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 124, यानी अगले पारी में उसे कितना रन बनाना पड़ेगा 124 रन बनाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 40% लोग हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं जबकि 50% लोग नवभारत टाइम्स पढ़ते हैं तथा 10% दोनों पढ़ते हैं, कितने प्रतिशत लोग अखबार नहीं पढ़ते। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से बना सकते हैं। ये जो हो गए नवभारत टाइम्स पढ़ने वाले लोग हो गए, ये जो हो गए नवभारत टाइम्स पढ़ने वाले, और ये जो हो गए हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वाले। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40% लोग जो है हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहे हैं और 50% लोग जो है नवभारत टाइम्स पढ़ रहे हैं, और 10% जो है दोनों पढ़ रहे हैं, 10% दोनों पढ़ रहे हैं। तो देखिए हम यहां से निकाल सकते हैं कि केवल हिंदुस्तान टाइम्स कितने प्रतिशत लोग पढ़ रहे हैं। तो हम इस 40 में से 10 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 30%। अब देखिए 50% लोग नवभारत टाइम्स पढ़ रहे हैं, तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि केवल नवभारत टाइम्स कितने प्रतिशत लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि 10% दोनों पढ़ रहे हैं। तो हम इस 50 में से 10 माइनस करेंगे, यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 40%, यानी यहां से क्या निकल के आ गया 30% प्लस का 10% प्लस का 40%, यानी कितने लोग जो है अखबार पढ़ रहे हैं, 30 प्लस का 10 प्लस का 40, ये हमारा क्या हो जाएगा 80%, ये हमारा क्या हो जाएगा 80%, यानी 80% लोग जो है अखबार पढ़ रहे हैं। यानी कितने प्रतिशत लोग जो अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे, टोटल लोग जो हैं वो अपने आप में क्या होंगे 100%, 100% में से 80% माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 20%, हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 20%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है। अब देखिए हमें जो है संख्या का रेशियो क्या दिया हुआ है, हमें संख्या का रेशियो दिया हुआ है 7:9। तो देखिए हम यहां से संख्या मान सकते हैं कि एक हमारी संख्या 7x होगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 9x हो जाएगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि दोनों संख्या में अगर हम 4 जोड़ दें, यानी 7x में भी हम 4 जोड़ दें और इस 9x में भी हम 4 जोड़ दें, तो यहां से हमारा जो रेशियो प्राप्त हो रहा है वो रेशियो किसके बराबर है 4:5 के बराबर है। यानी यहां से जो रेशियो निकल के आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 4:5 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहां से क्रॉस गुना कर लेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36x प्लस 16 इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा 35x प्लस 20 हो जाएगा। अब देखिए इस 35x को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 36x में से 35x माइनस करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और इस 16 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 20 में से 16 माइनस करेंगे ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा।
अब देखिए x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया, और हमें क्या निकालना है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है। तो देखिए दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, एक जो संख्या है वो 7x है और दूसरी संख्या क्या है 9x है, तो अंतर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या निकल के आया 4 निकल के आया, यानी यहां से हमारा अंतर क्या हो जाएगा 2 × 4, यानी हमारा अंतर क्या निकल के आ जाएगा 8 निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया n एक संख्या है जिसे 57 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 45 बचता है। जब 2n को 57 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा, हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जब n को 57 से विभाजित किया जा रहा है तो शेष जो है 45 आ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर 2n को अगर 57 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो देखिए हमने जो है भाज्य को क्या कर दिया, दुगुना कर दिया, तो शेषफल भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, यानी शेषफल अब कितना हो जाएगा 2 × 45 हो जाएगा, यानी 45 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखिए भाजक से शेषफल जो है कभी भी बड़ा नहीं आता है, छोटा आता है, और यहाँ शेषफल क्या आ गया, बड़ा हो गया, यानी अभी हम इस 90 में हम 57 से भाग देंगे, 90 में हम 57 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 57 हम इसमें से माइनस करेंगे, यहां से हमारा शेष क्या निकल के आ जाएगा 33 निकल के आ जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए इस चीज को समझने के लिए हम कोई संख्या भी ले सकते हैं। अब देखिए हम एक संख्या ले लेते हैं, हम यहाँ एक संख्या ले लेते हैं, हम इस 57 में 45 ऐड करके एक संख्या ले लेते हैं, 57 में 45 ऐड करेंगे तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, ये हमारा संख्या हो जाएगा 102। हमने संख्या ले लिया 102, तो देखिए 102 में जब हमने 57 से भाग दिया, हमने 57 से भाग दिया तो एक बार में गया, 57 हम इसमें से माइनस करेंगे, शेष क्या निकल के आ जाएगा 45 निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, संख्या को दुगुना कर दिया, यानी अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 204। 204 में जब हम 57 से भाग देंगे तो ये 57 से 3 बार में जाएगा, 57 में 3 से गुना करेंगे, 7 × 21, हाथ में 2, ये क्या हो जाएगा 15 और 2 17। हम इसमें से माइनस करेंगे, 204 में से 71 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 33, यानी यहां से भी हमारा शेष क्या निकल के आ गया 33 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हमने एक बार संख्या लेके भी बता दिया और एक बार हमने ये बता दिया कि अगर हम भाज्य को दुगुना करेंगे तो हमारा शेषफल भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया दो संख्याएं 2:7 के अनुपात में है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्त्य 42 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। हमें क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। अब देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए हमें दोनों संख्या निकालना पड़ेगा, या हमें एलसीएम पता है तो हमें एचसीएफ पता चल जाए तब भी हम दोनों संख्या का गुणनफल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो हमें एलसीएम पता है, हम अगर एचसीएफ निकाल लेते हैं तब भी हम दोनों संख्या का गुणनफल बता पाएंगे। अब देखिए हमें जो है क्वेश्चन में संख्या का रेशियो क्या दिया है, रेशियो दिया 2:7, तो हम यहाँ से दोनों संख्या मान सकते हैं। हमने मान लिया कि एक संख्या 2x है और दूसरी संख्या जो है वो 7x है, तो यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों संख्या का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 14x हो जाएगा। और हम यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे, हम यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में x कॉमन है, यानी x हो जाएगा एचसीएफ। अब देखिए हमें अगर x का वैल्यू पता चल जाए तो हम यहाँ से दोनों संख्या का गुणनफल निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें x का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से हमारा एलसीएम क्या निकल के आया 14x, और हमें क्वेश्चन में एलसीएम क्या दिया 42, यानी 14x का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 14x का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 42 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 3। अब देखिए हमें x पता चल गया, यानी हम यहाँ से एचसीएफ बता पाएंगे, एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए हमें जो है एलसीएम पता चल गया, एलसीएम क्या है 42 है, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है 3 है, तो हम दोनों संख्या का गुणनफल बता पाएंगे। दोनों संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, दोनों संख्या का गुणनफल निकल के आ जाएगा। 42 में हम 3 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 126। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 126 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया समीकरण 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/a + 1/6 इक्वल टू 2/6 + 1/3 + 2/3 को सरल बनाए और a का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, a का मान निकालना है। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर हम सबको उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में है तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/a इक्वल टू हो जाएगा 2/6 + 1/3 + 2/3 माइनस हमारा क्या हो जाएगा 1/2
माइनस 1/4 माइनस क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, माइनस हमारा क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 24, एलसीएम क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखिए 6 से 24 कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 4 से 2 में गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 8 बार में जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 बार में, 8 में 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस ये जो है 12 बार में जाएगा, 12 में 1 से गुना करेंगे 12, माइनस ये जो है 6 बार में जाएगा, 6 से हम 1 में गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 3 बार में जाएगा, 3 से 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ जो है 4 बार में जाएगा, 4 से हम 1 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 16 प्लस 16 क्या हो जाएगा 32, 32 में से 12 माइनस करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 20, 20 में से 6 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 14, 14 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे ये क्या हो जाएगा 11, 11 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 7 बटा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है ए, यानी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 24/7। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 24/7 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।